सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे समुद्र मंथन योजना के बारे में बात करने जा रहा हूँ। समुद्र मंथन योजना परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, इसका नाम है समुद्र मंथन। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के नाम से हमारी एक पौराणिक कथा है जो बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। सुर और असुर के द्वारा जब समुद्र का मंथन किया गया था तो उस मंथन से 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न। मैं उन 14 रत्नों के नाम आपको बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन इससे एक बात तो सिद्ध हो गई, और वो ये है कि समुद्र में बहुत सारे रत्न तो हैं, वैल्यूएबल थिंग्स तो हैं, वैल्यूएबल गुड्स तो हैं। उन्हें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे? आप समुद्र को मथेंगे। शायद इसी पौराणिक कथा की पृष्ठभूमि को आधार बना करके इसका नाम रखा गया है समुद्र मंथन योजना। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले मैंने गोवर्धन योजना के बारे में आपसे बात की थी, और उस योजना के बारे में बात करते हुए मैंने शुरू में ही आपसे ये प्रश्न पूछ लिया था कि यदि आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो क्या आप अनुमान के आधार पर इस पर एक छोटा सा नोट्स लिख सकेंगे, टिप्पणी लिख सकेंगे? और यही प्रश्न मैं यहाँ आपसे फिर कर रहा हूँ। समुद्र मंथन योजना, यदि इस पर आपको छोटी टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाए 100 शब्दों के, 150 शब्दों के, तो क्या आप लिख सकेंगे? और जो भी लिखेंगे वो कम से कम इस तरीके का तो हो कि अगर यह 10 नंबर का प्रश्न है तो आपको 1.5-2 नंबर तो मिल ही जाए। और यदि आप ईमानदारी के साथ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी यह बात आपको कठिन नहीं लगेगी, आप आसानी के साथ इस काम को कर लेंगे। समुद्र मंथन योजना, आइए अब इस पर विधिवत तरीके से बातें करते हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे, इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वह है समुद्र मंथन, यानी कि समुद्र को मथा जाएगा। कुल मिलाकर आशय यह है कि समुद्र से रत्न निकालने की कोशिश की जाएगी। राइट? समुद्र मंथन राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब हो गया कि ये नेशनल योजना है, केंद्र के द्वारा बनाई गई योजना है। समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना। मेरी समझ से अब समुद्र मंथन का अर्थ आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। हो सकता है कि इसमें जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया अपतटीय, उसे लेकर के थोड़ा सा आपका अंतर्मन डगमगाया हो कि यार ये अपतटीय क्या होता है। तट तो हमने सुना है, यदि आपने भूगोल का विषय पढ़ लिया होगा तो अपतटीय शब्द भी आपको अटपटा नहीं लगना चाहिए। अपतटीय अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑफ शोर। ऑफ शोर, शोर का मतलब होता है तट, ऑफ का मतलब है जो तट से बहुत दूर हो, यानी कि समुद्र तट से जो बहुत दूर हो। इसका मतलब यह हुआ कि इस योजना का संबंध, यानी कि समुद्र को जहां मथा जाएगा, वह जो मथाई होगी वो तटों पर नहीं होगी, तटों के किनारे नहीं होगी, तटों से दूर जाकर के होगी, यानी कि समुद्र के अंदर होगी और दूर जाकर के होगी। दूर जाकर के क्यों होगी भाई? दूर जाकर के इसलिए होगी क्योंकि जब आप तटों से दूर चलते चले जाते हैं तो समुद्र की गहराई बढ़ती चली जाती है, और जब समुद्र की गहराई बढ़ती चली जाती है तो वहीं रत्नों के सबसे ज़्यादा मिलने की संभावना है। तो यह है अपतटीय अन्वेषण, यानी कि उसमें खोज करना है हमें। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई समुद्र में आप क्या खोज करना चाहते हैं, हालांकि हो सकता है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़े, लेकिन यदि आप जरा सा भी रुक करके इसके उत्तर की तलाश करेंगे दोस्तों तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अभी जो हमारी सबसे बड़ी कोशिश होती है समुद्र में कुछ भी ढूंढने की, वह होती है प्राकृतिक तेल और गैस। प्राकृतिक गैस और तेल, पेट्रोलियम पदार्थ मोटे तौर पर कह लीजिए।
हम पेट्रोलियम पदार्थ की खोज करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना है, इसका उद्देश्य यह है कि समुद्र के गहरे जाकर, खूब गहरे जल में जाकर उसमें खोज की जाए, अन्वेषण किया जाए। खोज कैसे करेंगे? कुएं की खुदाई करिए, वहां समुद्र में कुआं खोदिए, और जब आप समुद्र में कुआं खोदेंगे तो सिंपल सी बात है कि उससे पेट्रोलियम पदार्थ मिलेंगे, प्राकृतिक गैस मिलेगी। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, ये जो योजना है अपने आप में बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 84,084 करोड़ रुपए तय किए हैं। मोटे तौर पर कह लीजिए कि 84,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके तहत ये माना जा रहा है कि गहरे जल में जाकर कुओं की खुदाई की जाएगी। बहुत गहरे जल में, याद रखिए गहरे जल शब्द को मत भूलिएगा, ये अपतटीय है। ये गहरे जल में जाकर के ही कुओं की खुदाई की जाएगी और देखा जाएगा कि उसमें से कैसे हमें पेट्रोलियम पदार्थ मिल सकते हैं, कैसे हमें गैस प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, सरकार को यह योजना इसलिए अपने हाथ में लेनी पड़ी है क्योंकि खासकर जब हम कुओं की खुदाई करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों के लिए, तो यह एक बहुत ही जोखिम से भरा हुआ काम होता है। जोखिम से भरा हुआ काम इस मायने में कि पता नहीं कितने कुएं खोदे जाते हैं तो उनमें से एकाध में कहीं तेल और गैस मिल पाती है। खोदते तो हैं आप अनुमान के आधार पर, जो भी उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है कि नहीं यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिलने की संभावना है, उसके लिए फिर कोशिश भी की जाती है। लेकिन सच पूछिए तो जितनी कोशिश की जाती है उसके अनुपात में इसकी सफलता का जो प्रतिशत है वो नहीं के बराबर है, बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर वाले इसमें हाथ डालते नहीं हैं, क्योंकि खोदेंगे उतनी लागत लग जाएगी और पता लगा कि हाथ कुछ भी नहीं आया, जिसके लिए कहावत बनी है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। दोस्तों, अब एक छोटा सा प्रश्न फिर से कि क्या आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि ये जो समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना है हमारे देश के लिए किस मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट तो तभी हो सकेगी जब राष्ट्र के लिए इम्पॉर्टेंट हो। मुझे लगता है कि इसके बारे में लिख पाना, बता पाना आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अगर हम अपने उत्पादन की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थों और प्राकृतिक गैस की स्थिति क्या है? हम इस मामले में आयात पर ही निर्भर हैं और कच्चे तेल की हमें जितनी ज़रूरत होती है उसका लगभग 85 to 90% हमें आयात करना पड़ता है। अभी आप देखिए कि अमेरिका और ईरान में जो युद्ध जारी है और होर्मुज का संकट लगातार बना हुआ है, उसको लेकर के भारत को कितने ज़बरदस्त रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारा तेल हमारा उसी मार्ग से आता था जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। दूसरी बात जो एक और चौंकाने वाली बात है और जिसके बारे में आपको जानना भी चाहिए दोस्तों, वो ये है, अखबारों में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है, कि हमारे अपने ही देश में जो कच्चे तेल का उत्पादन है वो लगातार घट रहा है, लगातार घट रहा है। 2025-26 में जो हमारा उत्पादन हुआ है वह पिछले उत्पादनों से लगभग 3% कम हुआ है। एग्जैक्ट है 2.8% कम हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ती चली जा रही है। दूसरी ओर हमारा जो अपना उत्पादन है, जो राष्ट्रीय उत्पादन है, वो कम होता जा रहा है और लगभग यही स्थिति गैस की भी है। ऐसा नहीं कि केवल पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में कमी आई है, गैस में भी यही लगभग स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है और इससे मुक्त होना है तो डेफिनेटली इसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि भारत सरकार इसके लिए किस तरह के उपाय कर रही है। हम जब हरित ऊर्जा की बात करते हैं, जब सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, प्रदूषण मुक्त वातावरण तो है ही, लेकिन
एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि कैसे हम पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करें, इसलिए नहीं कि इस तरह के संकटों का हमें फिर से सामना न करना पड़े, बल्कि इसलिए भी कि हम विदेशी मुद्रा बचा सकें। तो डेफिनेटली यदि इसमें सफलता मिली तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक बात यहाँ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले तो आप सर्वे ही करेंगे, सर्वे के बाद फिर ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग करने के बाद फिर देखेंगे कि हाँ यहाँ है, उसकी पुष्टि करेंगे और फिर जाकर के उत्पादन का ढांचा तैयार करेंगे। तब जाकर के कहीं उसमें से पेट्रोलियम पदार्थ या गैस निकल पाएगी। तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी और सरकार ने इस योजना के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी है। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।